Xiangwang family, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वो अल्फा और ओमेगा अभी भी उस पेड़ से बंधे हुए थे। वो अल्फा तो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था, पर वो ओमेगा अभी भी अपनी आइज बंद किए हुए था, फिर भी थोड़ा थोड़ा होश में था। वो अपनी आइज को बंद करके अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और एक 4 साल का छोटा सा बच्चा एक रूम में टेबल के नीचे छुपा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे बड़े उम्र के बच्चे उसे अक्सर बुली किया करते थे और उसे तंग किया करते थे। और उन्हीं से बचने के लिए ये बच्चा आज इस टेबल के नीचे छुपा हुआ था। वो बच्चा कुछ देर उस टेबल के नीचे वैसे ही रोता रहता है और रोते रोते ही सो जाता है। वो बच्चा कितनी देर सोया था ये तो नहीं पता, लेकिन जब उसकी कुछ देर बाद आइज ओपन होती हैं तब वो महसूस करता है कि इस रूम में डार्कनेस ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो बच्चा समझ चुका था कि बहुत देर हो चुकी है और रात होने में है शायद, इसीलिए वो बच्चा धीरे धीरे उस टेबल के नीचे से बाहर निकलता है और रूम के डोर के पास जाने लगता है। वो अपने डरे हुए कांपते हाथों से उस रूम के डोर को ओपन करता है और बाहर की तरफ झांकने लगता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि उस रूम के आसपास कोई भी नहीं है, वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और रूम के बाहर अपने छोटे छोटे कदमों से बढ़ने लगता है। बाहर जाने के बाद उसे कोई भी बच्चा अपने आसपास नजर नहीं आ रहा था। वो बच्चा समझ चुका था कि बाकी सब बच्चे कहाँ होंगे। यही सोचते हुए वो बच्चा भी उस बड़े से हॉल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद वो बच्चा हॉल के डोर पर था। वो अंदर की तरफ देखता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके हाथ में खाने की प्लेट्स थी और वो अपनी अपनी जगह बैठकर खाना खा रहे थे। वो बच्चा जैसे ही खाने को देखता है उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो भागते हुए जाता है और फूड काउंटर पर जो पर्सन था उसे अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, अंकल अंकल, वांग जी रह गया, वांग जी को भी खाना चाहिए, वांग जी को भूख लगी है। फूड काउंटर पर जो पर्सन था उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो एक छोटी सी प्लेट लेता है और उस पर छोटे से बच्चों के लिए जो हेल्दी फूड होता है उसे डाल देता है और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी अपने छोटे छोटे हाथों से उस प्लेट को पकड़ता है और अपने ग्रुप के बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। उस ग्रुप में सारे वांग जी के ही उम्र के बच्चे थे। वांग जी जो अब महज 4-4.5 साल का था, वो एक ऑर्फनेज में था। वांग जी एक ऑर्फन था और उसे इस ऑर्फनेज के केयर टेकर जो मास्टर मो थे वो यहाँ लेके आए थे। उन्हें वांग जी रोड के साइड में एक डस्टबिन में मिला था। मास्टर मो एक ऑर्फनेज चलाते हैं, इसलिए उन्हें इस छोटे से वांग जी को घर पे लेके आए। वांग जी के पास एक ब्रेसलेट था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, लान वांग जी, और यही नाम वांग जी का मास्टर मो ने ऑर्फनेज में रख दिया था, लान वांग जी, पर उसे यह सब वांग जी कहकर पुकारते थे। वांग जी मास्टर मो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि मास्टर मो यहाँ सारे बच्चों के साथ ही बहुत ज़्यादा जेंटल बिहेव करते थे और वो ये मेक श्योर करते थे कि यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, साथ ही उन्हें अच्छा फूड और हर वो अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो जो इन बच्चों के लिए ज़रूरी है। सारे ऑर्फनेज के बच्चे भी मास्टर मो से बहुत ज़्यादा अटैच थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, जिसमें वांग जी भी इंक्लूड था। जब भी वांग जी को उसके उम्र से बड़े बच्चे तंग करते थे तब वांग जी रोते हुए मास्टर मो के पास चला जाता था, पर आज मास्टर मो ऑर्फनेज में नहीं थे, इसीलिए उन बच्चों ने वांग जी को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था और वांग जी उन बच्चों से बचने के लिए उस अंधेरे रूम में टेबल के नीचे छुपा हुआ था। कुछ देर बाद ही वांग जी और बाकी बच्चे जब खाना खत्म करते हैं तब वो अपने अपने बेड के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जहाँ वो सोते थे उस जगह पर। वांग जी भी उन लोगों के साथ ही जा रहा था। अचानक उसकी नज़र साइड में खड़े मास्टर मो पर चली जाती है। जैसे ही वांग जी उन्हें देखता है, अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर वो मास्टर मो के तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो मास्टर मो के पास पहुंचता है और उनके पैरों को हक कर लेता है। मास्टर मो जैसे ही अपने पैरों पर किसी का टच फील करते हैं वो तुरंत ही नीचे की तरफ देखते हैं। तब
मास्टर मो को छोटा सा वांगजी उनके पैरों से लिपटा हुआ और अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए हुआ नजर आता है। वो तुरंत ही वांगजी को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके आंसुओं को जेंटली रब करते हुए कहते हैं, वांगजी क्या हुआ मेरे बच्चे को? वांगजी तुरंत ही मास्टर मो को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, उन बच्चों ने आज भी वांगजी को तंग किया, बहुत बहुत मारा, उन्होंने वांगजी को मारा, वो बहुत बुरे, उन्होंने मास्टर मो की बात नहीं सुनी, उन्होंने आज भी छोटे वांगजी को हर्ट किया। इतना बोलकर वांगजी जोर जोर से रोने लगता है। मास्टर मो वांगजी को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके बैक को जेंटली रब करते हुए कहते हैं, ओ वांगजी को मारा, मास्टर मो नहीं थे इसीलिए मारा। डोंट वरी, मास्टर मो कल उन सब को पनिश करेंगे, अब से छोटे वांगजी को कोई भी तंग नहीं करेगा। जैसे ही वांगजी ये सुनता है उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो मास्टर मो से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, आप उन बच्चों को डांटोगे ना, उन्होंने वांगजी को बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। इतना बोलकर वांगजी रोने लगता है फिर से। मास्टर मो को वांगजी की क्यूटनेस पर स्माइल आ जाती है और वो वांगजी की नोज को थोड़ा रब करते हुए कहते हैं, ओ आगे से वांगजी को नहीं करेगा कोई तंग, मास्टर मो है ना, अब मास्टर मो सबको पनिश करेंगे और फिर वो बच्चे वांगजी को तंग नहीं करेंगे। जैसे ही वांगजी ये सुनता है उसके लिप्स पर स्माइल आ चुकी थी और वो नोट करता है। मास्टर मो वांगजी को उसके बेड के पास ले जाते हैं और उसे सुलाते हुए कहते हैं, अब वांगजी सो जाएगा और मास्टर मो कल वांगजी के साथ मिलकर उन बच्चे को पनिश करेंगे। वांगजी स्माइल करता है और यस में अपना हेड शेक करता है। मास्टर मो वांगजी को थोड़ी देर टैप टैप करते हैं और उसे सुलाकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। दूसरे दिन वांगजी अपनी नन्ही नन्ही आईज को ओपन करता है और अपने आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि आज वो उठने में थोड़ा लेट है। वो तुरंत नीचे उतरता है और खुद जाकर अपने क्लोथ्स वगैरह लेता है और फ्रेश हो जाता है। वांगजी एक ऑर्फनेज था। ऑब्वियसली ऑर्फनेज के बच्चों को बहुत जल्दी अपने अपने काम करना सीखना होता है क्योंकि उनका पर्सनली टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ जो भी बच्चे हैं वो सारे अपना काम खुद ही करते हैं, जिसमें वांगजी भी शामिल है। वांगजी को पहले पहले कुछ केयर टेकर्स हेल्प कर देते थे, पर जैसे जैसे वांगजी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तब उसे समझ में आने लगा कि उसे अपने काम खुद करने चाहिए। इसीलिए वो भी अब अपने अपने काम खुद करता है जो उसे आते हैं वो सब। बाकी काम में मास्टर मो और बाकी उनके हेल्पर वांगजी की हेल्प कर ही देते हैं। वांगजी आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मास्टर मो ने कल उससे कहा था कि जिन बच्चों ने उसे बुली किया आज मास्टर मो और वांगजी उन्हें पनिश करेंगे। वांगजी अपने आप को रेडी करता है और बाहर जाता है। वो तुरंत मास्टर मो को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे मास्टर मो नजर आते हैं। वो भागते हुए मास्टर मो के पास जाता है और उन्हें हिलाते हुए कहता है, मास्टर मो, मास्टर मो। मास्टर मो तुरंत वांगजी की तरफ देखते हैं। उनके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांगजी अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है। मास्टर मो वांगजी को अपने बाहों में ऊपर उठा लेते हैं और उसके सिर को रफल करते हुए कहते हैं, क्या हुआ वांगजी को? वांगजी अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, आपने कहा था ना आप उन बच्चों को पनिश करोगे, चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उधर खेल रहे हैं, चलो पनिश करो उन्हें। इतना बोलकर वांगजी मास्टर मो की तरफ अपनी क्यूट आईज से देखने लगता है। मास्टर मो के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और नोट करते हुए कहते हैं, हाँ चलो चलो, वांगजी और मास्टर मो उन बच्चों को पनिश करेंगे। इतना बोलकर वो वांगजी को ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद उन बच्चों के पास पहुंचने के बाद मास्टर मो उन बच्चों को थोड़ा डांट देते हैं और वहां से भगा देते हैं। वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। मास्टर मो वांगजी को अपने गोद से नीचे उतारते हैं और उसे फ्लोर पर खड़ा करते हुए कहते हैं, वांगजी तुम अभी बहुत छोटे हो पर हमेशा खुद को खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, कभी भी किसी के सामने हार मत मानना और अपने आप को खुद ही स्ट्रॉन्ग करना। कब तक मास्टर मो आपके लिए बाकी बच्चों को डांटते रहेंगे? अगर तुम में खुद पावर आ गई और तुम खुद स्ट्रॉन्ग बन गए तो कोई भी तुम्हें बुली ही नहीं करेगा, जिस वजह से तुम्हें ना ही रोना पड़ेगा ना ही मास्टर मो के पास हमेशा कंप्लेंट करना आना पड़ेगा।
क्या तुम हमेशा ऐसे ही रोना चाहते हो? वांग जी तुरंत ही अपने हेड को ना में शेक करता है। मास्टर मो उसे समझाते हुए कहते हैं, ये बात हुई ना, अब गुड बच्चे की तरह रहना और हमेशा खुद भी स्ट्रांग बनना। किसी को भी ये हक मत देना कि वो तुम्हें बुली कर सकते या तुम्हें रुला सके। हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना। ठीक है, समझ गया छोटा सा वांग जी? वांग जी अपने हेड को यस में शेक करता है और वहां से मास्टर मो को बाय करते हुए खेलने के लिए चला जाता है। पर उस छोटे से वांग जी के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि उसे अब बुली नहीं होना है, उसे स्ट्रांगली खुद के लिए स्टैंड लेना है। और उस दिन के बाद वांग जी कभी भी कोई भी कंप्लेंट लेकर मास्टर मो के पास नहीं गया। इनफैक्ट अब उस ऑर्फनेज के बड़े बच्चे भी वांग जी से डरने लगे थे। मास्टर मो ऑलरेडी जानते थे कि वांग जी एक ओमेगा है, इसीलिए भी वो वांग जी को और वहाँ जितने भी ओमेगास थे उन्हें स्पेशली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, क्योंकि मास्टर मो जानते थे कि इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और अगर ये सारे ओमेगास ऐसे ही वीक रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई अल्फा इनका फायदा उठा लेगा। इसीलिए मास्टर मो खुद सब ओमेगास को अच्छे तरीके से ट्रेन करते थे। वो अल्फाज की तरफ भी ध्यान देते थे, पर ओमेगास का वो कुछ खास ख्याल रखते थे। कोई भी उन्हें बुली ना कर पाए, कोई भी उन्हें परेशान ना करे, इस बात का वो स्पेशल ध्यान रखते थे। साथ ही उन्होंने बहुत छोटे उम्र में ही बच्चों को ये सिखाना स्टार्ट कर दिया था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कोई बैड पर्सन आपकी तरफ गंदी नज़र से देखे तो उससे कैसे बचा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मास्टर मो छोटे छोटे ओमेगास को सिखा देते थे, जिससे ओमेगास प्रोटेक्टेड रहे और सेफ भी रहे। वांग जी ऑर्फन होने की वजह से और मास्टर मो की इतनी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा था। साथ ही वो मास्टर मो के गाइड के नीचे ही, मतलब गाइडेंस के नीचे ही पल रहा था और धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वांग जी करीबन 17 साल का था और 2 मंथ्स बाद ही वो 18 का कंप्लीट हो जाता। अब वांग जी के ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे फ्रेंड बन चुके थे, पर वांग जी जो सबसे करीब एक पर्सन के था वो था एक अल्फा जिसका नाम वेन्निंग था। वो भी एक अनाथ था और उसे वो जब करीबन 7 साल का था और वांग जी 5 साल का था तब ऑर्फनेज में लाया गया था। मतलब वांग जी और उसमें 2 साल का एज डिफरेंस था। अल्फा होने के बावजूद भी वेन्निंग बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता था। साथ ही वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों से डर भी जाता था, जिस वजह से वांग जी का ध्यान वेन्निंग की तरफ गया। बहुत सारे अल्फाज ही नहीं बल्कि ऑर्फनेज में ओमेगास भी वेन्निंग को बुली कर देते थे। जब वांग जी ने ये देखा तब उसके फेस पर अक्सर स्माइल आ जाती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि अल्फा ओमेगास को बुली करते थे, पर वेन्निंग इकलौता ऑर्फनेज में ऐसा अल्फा था जिसे ओमेगास बुली करके चले जाते थे। वांग जी को वेन्निंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, इसीलिए उसने वेन्निंग से दोस्ती कर ली और वेन्निंग भी वांग जी के साथ कंफर्टेबल रहता था। उन दोनों में जो बॉन्ड था वो बचपन से ही स्ट्रांग होता गया और अब वो बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। वेन्निंग जब 18 का हुआ तभी वो ऑर्फनेज से बाहर जा चुका था और वेन्निंग अब एक छोटा सा जॉब करता था। साथ ही वो अपने एजुकेशन को भी करता था। वांग जी जब ऑर्फनेज से निकलने वाला था और 2 ही मंथ्स बचे थे तभी वेन्निंग ने उसे कह दिया था कि उसने वांग जी के लिए सारा चीज़ें अरेंज करके रखी है। वेन्निंग जहाँ रहता है वांग जी भी उसी अपार्टमेंट में रहने वाला है और साथ ही वेन्निंग ने वांग जी के लिए जॉब भी अरेंज कर दी थी। वांग जी वेन्निंग जैसा दोस्त पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ दिन बाद वांग जी का फाइनली 18 बर्थडे सेलिब्रेट होता है और उसे ऑर्फनेज से निकाल दिया जाता है। ये ऑर्फनेज का रूल था कि जो भी 18 कंप्लीट कर लेगा उसे ऑर्फनेज से बाहर जाना होगा। वांग जी तुरंत ही उसी दिन वेन्निंग के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। जब वांग जी वेन्निंग के साथ उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तब वांग जी को पता चलता है कि वेन्निंग के साथ साथ एक और ओमेगा भी इस अपार्टमेंट को शेयर करता है। मतलब अब उस अपार्टमेंट में वो 3 पर्सन रहने वाले थे। वेन्निंग जो एक अल्फा था, वांग जी जो एक ओमेगा था, साथ ही नी हुसैन जो एक ओमेगा था। वांग जी नी हुसैन से भी मिलता है। नी हुसैन बहुत अच्छा और शांत
पर शरारती किस्म का इंसान था। वांग जी नी हुसैन से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी को पता चलता है कि नी हुसैन यहाँ एक छोटे से विलेज से आया है, साथ ही वो यहाँ अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करने आया है और वो भी वेन्निंग के साथ ही काम करता है अपने बाकी एक्सपेंस को पे करने के लिए। वांग जी, नी हुसैन और वेन्निंग तीनों भी उस अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट का रेंट भी वो तीनों शेयर करते थे, साथ ही साथ में ही जॉब करते थे। वो तीनों भी एक छोटे से कैफे में वर्क करते थे। वांग जी भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा था, वेन्निंग भी और नी हुसैन भी। वेन्निंग और वांग जी तो ऑर्फन थे, पर नी हुसैन की एक फैमिली थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिस वजह से नी हुसैन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। नी हुसैन की फैमिली में सिर्फ उसके गग और उनके गग का जो ओमेगा मेट था वही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और उन्हीं की वजह से नी हुसैन आज यह सिटी में एजुकेशन कंप्लीट करने आया हुआ था, क्योंकि उन दोनों ने नी हुसैन की फैमिली को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था। नी हुसैन अक्सर अपने गग की और अपने ब्रदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें इन दोनों के पास किया करता था। ऐसे ही उन तीनों का वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे वांग जी नोटिस करता है कि वेन्निंग और नी हुसैन में कुछ तो चल रहा है। वांग जी, जो वेन्निंग का बहुत अच्छा दोस्त था, वो समझ चुका था कि वेन्निंग नी हुसैन को पसंद करता है, जिसे जानकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी नी हुसैन को भी पहचान चुका था, क्योंकि उन्हें साथ रहते रहते अब करीबन 2 साल बीत चुके थे। मतलब अब वांग जी 20 साल का था, वेन्निंग 22 साल का था और नी हुसैन 21 साल का था। वेन्निंग जो एक शाय अल्फा था, उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो नी हुसैन को खुद जाकर प्रपोज कर पाए, पर नी हुसैन जो एक चुलबुला इंसान था, वो वांग जी से ये जान चुका था कि वेन्निंग भी उसे पसंद करता है, क्योंकि वांग जी नी हुसैन को ये बता चुका था कि वेन्निंग उसे ऑलरेडी पसंद करता है। नी हुसैन भी वेन्निंग के लिए अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप कर चुका था। उन दोनों को एक दूसरे से फाइनली प्यार हो ही चुका था, और वांग जी अपने दोनों दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी था। नी हुसैन के 21st बर्थडे पर ही वेन्निंग ने डरते घबराते हुए वांग जी के साथ मिलकर नी हुसैन को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही उसने जब नी हुसैन को एक बहुत बड़े से गुलाब के बुके के साथ प्रपोज किया, तब नी हुसैन ने भी यस कह दिया था, और फाइनली अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उन दोनों के रिलेशन को स्टार्ट हुए अब करीबन 1 साल बीत चुका था। मतलब अब वांग जी 21 का था, नी हुसैन 22 का और वेन्निंग 23 का। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, तभी नी हुसैन को उसके घर से कॉल आता है कि उसे जल्दी से नी विलेज, जो नी हुसैन का घर था, वहाँ जाना होगा। नी हुसैन को उसके घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ नी हुसैन के मॉम डैड उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते थे, जो नी हुसैन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे वहाँ आज़ादी से जीने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव के लोग थे, तो बहुत सारे पुराने ख्यालों से वो अपने बच्चे को अपने हिसाब से रेस करना पसंद करते थे। नी हुसैन को ना चाहते हुए भी अपने विलेज में जाना पड़ता है। वो इस बार जाकर सबसे ये बताने वाला था कि उसने अपने लिए अल्फ़ा सिलेक्ट कर लिया था, पर अब करीबन नी हुसैन को उसके गांव गए 8 दिन बीत चुके थे, और उसकी कोई भी खबर वेन्निंग और वांग जी को नहीं थी। इनफैक्ट वेन्निंग और वांग जी नी हुसैन को कॉल करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो उसका कॉल लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे वांग जी और वेन्निंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो हुसैन की फैमिली के बारे में बस ये जानते थे कि वो लोग बहुत पुराने ख्यालात के हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पर वांग जी और वेन्निंग को नी हुसैन की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि नी हुसैन ने उसे बताया था कि उसका ब्रदर इन लॉ और ब्रदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और वो दोनों हमेशा ही नी हुसैन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए वो दोनों थोड़ा टेंशन फ्री भी थे, पर फिर भी वो होता है ना अपने दोस्त के लिए फ़िक्र होना।
वांग जी और वेन्निंग जब बहुत दिनों तक नी हुसैन को कंटिन्यू कॉल करने की और मैसेज करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, तब उन दोनों की सब्र की लिमिट ख़त्म हो चुकी थी और वेन्निंग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था ऑलरेडी नी हुसैन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और सच्चा वाला प्यार करते थे। इसलिए वेन्निंग नी हुसैन के लिए डर रहा था। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हमें नी हुसैन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। वांग जी जो और कुछ दिन नी हुसैन का इंतज़ार करना चाहता था, वो वेन्निंग को अपनी बात बताता है कि उसे कुछ और दिन इंतज़ार करना चाहिए, पर नी हुसैन का कोई भी पता नहीं था, जिससे वेन्निंग बहुत ज़्यादा परेशान था। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे उसे देखना है। एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, तुम वैसे भी वहाँ आकर क्या करोगे? मैं नी हुसैन को लेकर तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। वांग जी जो पहले तो इस बात को मना कर देता है, पर कुछ देर बाद ही वो मान जाता है, क्योंकि वेन्निंग ने उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था। वो नोट करता है और वेन्निंग को दूसरे ही दिन नी विलेज के लिए भेज देता है। नी विलेज शहर से थोड़ा दूर था और एक आउटसाइड विलेज एरिया था, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम ही जाते थे, मतलब वहाँ सिर्फ जाने के लिए एक बस थी। वांग जी वेन्निंग को उसी बस में बिठा देता है। साथ ही वो वेन्निंग को बहुत सारे अपने पास जो सेविंग के मनी थे वो भी दे देता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हेल्प कर सके। वेन्निंग वांग जी को अलविदा कहकर नी विलेज पहुंच जाता है और जैसे ही वो नी विलेज में पहुंचता है, वैसे ही वांग जी को कॉल करके ये बता देता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। वांग जी उसे अपना ख्याल रखने का कहकर और हुसैन को जल्दी लाने का कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने वर्क पे चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली नी हुसैन और वेन्निंग ऑलरेडी छुट्टी पर थे, तो वांग जी ही वहाँ था जो कैफ़े को संभाल रहा था। वांग जी जैसे ही कैफ़े का काम कंप्लीट करके घर पे वापस आता है, तो वो तुरंत ही वेन्निंग को कॉल करता है, पर वेन्निंग का कॉल नहीं लग रहा था। लगातार कॉल आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। वांग जी ज़्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली वो विलेज साइड एरिया था, तो वहाँ नेटवर्क इशू होता था। ये बात हुसैन ने भी उन्हें बताई थी, इसीलिए वांग जी ज़्यादा माइंड नहीं करता और वो रिलैक्स होकर मैसेज ड्रॉप कर देता है और जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह भी जब वांग जी उठता है, सबसे पहले नी हुसैन को और वेन्निंग को कॉल लगाने लगता है, पर अभी भी उनका कॉल नहीं लगता। वांग जी थोड़ा टेंशन में तो आ जाता है, पर फिर भी डीप ब्रीथ लेता है और अपने काम करने चला जाता है। करीबन अब 2 दिन बीत चुके थे। वांग जी लगातार नी हुसैन और वेन्निंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों के भी कॉल एक तो स्विच ऑफ जा रहे थे या तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि नी हुसैन का ठीक है, पर वेन्निंग कहाँ गायब हो गया। साथ ही वांग जी ने उन दोनों के भी नंबर पे बहुत सारे मैसेज भी ड्रॉप कर दिए थे, पर किसी भी मैसेज का रिप्लाई भी अभी तक नहीं आया था। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था और अब उसे नी हुसैन और वेन्निंग, खासकर वेन्निंग के लिए डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर नी हुसैन की फैमिली को सच्चाई पता चल चुकी होगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वहाँ मैटर ज़रूर हुआ होगा। वांग जी इसी टेंशन में था। वांग जी अपने दिल में ये डिसाइड करता है कि वो और एक दिन वेन्निंग और नी हुसैन के रिप्लाई का इंतज़ार करेगा, और अगर वो वापस नहीं आ जाते तो ऑब्वियसली वांग जी उन दोनों को भी ढूंढने नी विलेज जाएगा। यही सोचकर वो जाकर सो जाता है। अब दूसरे दिन भी उठने के बाद वांग जी लगातार नी हुसैन और वेन्निंग को बहुत सारे कॉल कर चुका था, बहुत सारे मैसेज भी छोड़ चुका था, पर उन दोनों का कोई भी रिप्लाई नहीं था। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.